ब्लड कोएगुलेशन का कंसेप्ट एनसीईआरटी में एक हाफ पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन आप देखोगे कई सारे चैप्टर में इसके लिंक मिल जाते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको ये लाइनिंग समझ नहीं आती, उसमें रीजन समझ नहीं आता, उसके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाती, तो इस सीरीज से बेहतर सीरीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। होम्योस्टेसिस का मतलब टू मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन के हमारी बॉडी में कहां से आता है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वही सिंथेसाइज करते हैं। हमारे बॉडी में नेचुरल इनहेबिटेंट कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वही बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। आपकी डिमांड रहती है सर सब कुछ तो आप पढ़ा देते हो, लेकिन क्वेश्चन भी करा दिया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है पेन किलर सीरीज, जिसमें हम आपके हर एक पेन पॉइंट, हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारे पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसके सारे रिमीडियल एक्शंस प्रोवाइड करेंगे, सारा सोल्यूशन। हर टॉपिक, हर कंसेप्ट में जहां जहां आपको पेन होता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, आपके दिमाग में जहां जहां सवाल उठते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको ये लाइनिंग समझ नहीं आती, उसमें रीजन समझ नहीं आता, उसके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाती, तो इस सीरीज से बेहतर सीरीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस सीरीज में हर टॉपिक, हर कंसेप्ट को हम सरफेस से लेकर के इन डेप्थ ले जा करके आपको समझाएंगे। बस आपको अंत तक बने रहना है और हर लेक्चर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, और बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। सबके लिए है ये सीरीज, कोई भी उठा ले कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। आपसे शुरुआत करते हैं। आप जो नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट 2026 के एग्जाम में एकदम मस्त किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर आ जाए, आप उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहां हमने हर चैप्टर को कवर किया और हर चैप्टर के अंदर हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। जहां पर एक ही टॉपिक कई सारे चैप्टर से लिंक करता हुआ होगा, जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज है बॉडी फ्लूइड्स सर्कुलेशन का पार्ट 2 डिस्कशन, जिसमें हम ब्लड कोएगुलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लड कोएगुलेशन का कंसेप्ट एनसीईआरटी में एक हाफ पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन आप देखोगे कई सारे चैप्टर में इसके लिंक मिल जाते हैं। कई सारे चैप्टर में इनकी बातें मिल जाती हैं देखने को। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड सारे भेद मिटा दूंगा, सारी बातें समझा दूंगा। बस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिल लगा करके, मन लगा करके बैठ जाइए। थोड़ी देर में, समय बहुत कम लूंगा, कम से कम टाइम में बेस्ट आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो बस आप बने रहिएगा, ज्यादा छापना नहीं है, समझना ज्यादा है आज आपको। क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, तो तैयार हो जाइए ब्लड क्लॉटिंग का कंसेप्ट समझने के लिए। शुरुआत कहां से करेंगे? इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। आप देखो, आप अपने शरीर में देखो ब्लड का फ्लो। हमारी बॉडी में हार्ट को सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड 5 से 6 लीटर, नॉर्मली एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में 5 से 6 लीटर ब्लड का होता है, और ये ब्लड का वॉल्यूम हम चाहते हैं कि हमेशा मेंटेन रहे। हर किसी के अंदर ब्लड में इतनी काबिलियत दे रखी है कि हम अपने ब्लड की अमाउंट को हमेशा 5 से 6 लीटर, मतलब कांस्टेंट ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करके रखें। नेचर ने हमारी बॉडी में इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, कारीगरी करके भेजा है कि हमारी बॉडी अपने अंदर के वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन करती है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब टू मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। उसमें हार्ट एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन होता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता रहता है कंटिन्यूअस। ये ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, जिसे हम कहते हैं रगों में लहू, रगों में खून दौड़ रहा है, हार्ट से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक इसे लगातार भेजा जाता है, और बॉडी से ये लगातार रिटर्न होकर के हार्ट में आता है, और हार्ट से भेजा जाता है, पंप किया जाता है पूरी बॉडी में। तो हार्ट से बॉडी के हर पार्ट में, और बॉडी के हर पार्ट से हार्ट में ब्लड लगातार रिटर्न होना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस बना रहता है, कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो चलता रहता है। ब्लड क्लॉट नहीं करता। नॉर्मली हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करता, ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड हमेशा फ्लो करता है, नॉर्मली क्लॉटिंग नहीं हो रही है हमारे ब्लड वेसल्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड वेसल में, ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल कंटेंट्स पाए जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से पॉइंट शुरू करते हैं कि नॉर्मली ब्लड वेसल्स में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट करता। नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली आवर ब्लड
आवर ब्लड डू नॉट क्लॉट, ब्लड डोंट क्लॉट, ये हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्यों ऐसा होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट करता, तो सबसे पहला आंसर, इसके कई सारे आंसर हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो हम सब जानते हैं, एक नाम आपने सुना हुआ है हिपारिन का, हिपारिन, हिपैरिन जिसे कहते हैं। हिपैरिन नाम का एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट ब्लड में पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट ब्लड में हमेशा पाया जाता है, जिसका नाम है हिपैरिन। अगर आपसे कोई पूछे हिपैरिन क्या है, आप बताओगे हिपैरिन एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड वेसल में हमेशा पाया जाता है। इवन हमारे बॉडी टिश्यूज में जो कनेक्टिव टिश्यूज है वहां पे भी ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी है। लेकिन ये हेपेरिन है क्या केमिकली? अगर आपसे कोई पूछ दे कि केमिस्ट्री इसकी बताओ, ये केमिकली क्या होता है, आप बताओगे केमिकली, अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो केमिकली इट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है ये? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ज्यादातर लोग इसे प्रोटीन मान बैठते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ब्लड में पाया जाने वाला एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकस मतलब जेली जैसा, पॉलीसैकेराइड शुगर है ये। तो शुगर पॉलीसैकेराइड, म्यूकस जेली जैसा एक केमिकल जो शुगर पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी शुगर से मिलकर के बना हुआ ब्लड में पाया जाता है, और इसकी वजह से ब्लड में थक्का नहीं बनता, ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं होता। लेकिन हिपैरिन की एफिशिएंसी को कई गुना और बढ़ा देता है। एक और फैक्टर जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसे कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। ये क्लॉट के अगेंस्ट काम करते हैं। ये दो रिक्रूट किए गए हैं, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 1 और हेपैरिन 2। तो ये जो एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर है ये और हेपैरिन मिल करके 1 और 1 11 हो जाते हैं। ये कई गुना एफिशिएंट होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट को रोक करके रखते हैं। हेपैरिन के बारे में आपने सुना है कि ये हमारे मास्ट सेल से कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट सेल, मास्ट सेल, मस्त सेल्स होती है, वहां से रिलीज होता है। हेपैरिन मास्ट सेल से रिलीज होता है, ब्लड में बेसोफिल से रिलीज होता है। तो अगर कोई पूछे सोर्स ऑफ हेपैरिन क्या है, सोर्स ऑफ हेपैरिन क्या है, तो ब्लड में बेसोफिल सेल्स, बेसोफिल्स ब्लड में रिलीज करती है और मास्ट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में रिलीज करती है। एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो हमेशा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। कब तक? जब तक ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करता। ब्लड डू नॉट क्लॉट इन आवर ब्लड वेसल, यहां पे याद रखेंगे इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड होता है तो वो क्लॉट नहीं करता। ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करता जब ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही, सुना होगा आपने, जैसे ही ब्लड को बाहर निकाला जाता है, अगर हमने ब्लड को बाहर निकाला, कट लग गया ब्लड वेसल्स में, हमें इंजरी हो गई, चोट लग गई, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हम उसे क्लॉट कर देते हैं। ब्लड वेसल्स में जब ब्लड रप्चर लग जाए, चोट लग जाए, कट लग जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसे रोकने के लिए हम ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। क्लॉटिंग शुरू होती है, एक प्रोसेस है क्लॉटिंग का जो इनिशिएट होता है इंजरी के बाद, या ब्लड जब एक्सपोज होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। मतलब जब तक ब्लड का एक्सपोजर किसी आउटर एनवायरनमेंट से नहीं है, जब तक ब्लड नॉर्मल ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, तब तक ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। उसके पीछे हेपैरिन और ये एंटीथ्रोबिन, ये दो को हमने नौकरी पर रखा हुआ है, हमारी बॉडी में डिजाइनिंग करके रखा है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल इंजीनियरिंग करी गई है, नेचर ने इसे हमें बना करके दिया है कि जब तक ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा वो क्लॉट नहीं करेगा। और इसे और भी ज्यादा सपोर्ट करता है एक और फैक्टर, हमारी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल जो होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। अगर आप ब्लड वेसल्स की लाइनिंग देखोगे तो वहां पर आपको स्मूथ सरफेस मिल जाती है, वहां पे आपको स्मूथ सरफेस मिल जाती है। और जब तक ब्लड को स्मूथ सरफेस मिलता रहेगा,
एंडोथीलियम से बनी होती है, आपको लाइनिंग ब्लड वेसल्स की पता होगी, एंडोथीलिया से बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलिया से बनी होती है। तो स्क्वामस एपिथीलिया एंडोथीलियम से बनी हुई ब्लड वेसल्स जहां पर स्मूथ सरफेसेस है तब तक ब्लड क्लॉट नहीं करता। नॉर्मली ब्लड का फ्लो हमेशा मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे ही ब्लड का एक्सपोजर आउटर एनवायरनमेंट से होगा, एयर से होगा या इंजरी होगी, रप्चर होगा, तो ब्लीडिंग शुरू होती है। उसे रोकने के लिए क्लॉट करना जरूरी है। मतलब ब्लड क्लॉट कब करेगा? जब उसका एक्सपोजर एयर से होगा। जब तक ब्लड का एक्सपोजर एयर से नहीं हो रहा तब तक ब्लड में क्लॉटिंग को रोकते हैं ये फैक्टर्स, ये कंडीशंस। एक तो स्मूथ सरफेस और दूसरा हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन फैक्टर। हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। अब अगली कहानी पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जरा देखिए, मैंने कहा वाई ब्लड क्लॉटिंग इज एसेंशियल, ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है। तो ब्लीडिंग कब शुरू हुई, क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन किसने मेंटेन किया है, दो फैक्टर मैंने बता दिए। अब हुआ क्या, इंजरी हुई, कट लग गया, चीरा लग गया, सब्जी काट रहे थे, कट 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 अचानक से कट लग गया। कट लगने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लड बाहर आने लगा। जब कट लगा तो ब्लीडिंग शुरू हुई, ब्लड बाहर आने लगा और आपने तुरंत मुंह लगा दिया उसके ऊपर, उसको बंद कर दिया, उसके फ्लो को बंद कर दिया। कहा जाता है ऐसे दबा दो, उस चोट को ऐसे दबा दो थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक दबा दोगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। 1 से 2 मिनट तक उसे दबाए रखो, दबाए रखो, दबाए रखो, थोड़ी देर के बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे। अच्छा, अब डिपेंड करता है चोट लगी कैसी है, कट लगा कैसा है, कितना तेज कट लगा है, कितना शार्प ऑब्जेक्ट से कट हुआ और कितना डीप पेनिट्रेट किया है, कितने डैमेज किया है। इस डैमेज पर डिपेंड करेगा कितनी देर में ब्लीडिंग रुकेगी। बट नॉर्मल हम कह रहे हैं कि जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब चोट लगती है, इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। किसी इंसान को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर कट लग जाता है, कट लग जाता है, चाकू चीरा लग गया, कट लग गया, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ब्लीडिंग जो होती है इसकी वजह से यहां पर लॉस ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है मेरे भाई? इसके बाद शुरू हो जाता है लॉस ऑफ ब्लड। यहां पर शुरुआत हो जाती है ब्लीडिंग की और ब्लीडिंग की वजह से लॉस ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है। वैसे हमारा ब्लड अपनी अमाउंट को हमेशा मेंटेन रखता है, 5 से 6 लीटर वॉल्यूम ब्लड का हमेशा मेंटेन्ड है, लेकिन चोट लगने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर कहीं ये ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, कम हो जाए, खत्म तो नहीं, कम होने लगेगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से हमारे बॉडी टिश्यूज में, ऑर्गन्स में ब्लड की अमाउंट जो रिसीव होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इससे ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा कि वाई ब्लड क्लॉटिंग इज इसेंशियल। चोट लगने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ ब्लड होने लगेगा, तो इसका मतलब देयर इज रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम होने लगता है। ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा मेरे भाई, और जब ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा और ड्रेस्टिकली फॉल होने की वजह से ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन्स का फंक्शन अफेक्ट होने लगेगा। ऑर्गन्स में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद जब ब्लीडिंग होना शुरू होता है तो हम इस ब्लड के लॉस को बचाते हैं, ब्लड के वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन रखते हैं। एक प्रोसेस, एक टर्म यहां पर यूज करना पड़ेगा। एक टर्म है जिसे कहते हैं हीमोस्टैसिस। आपने नाम सुना होगा दो टर्म्स, एक होमियोस्टैसिस होती है और एक होती है हीमोस्टैसिस। एक टर्म यहीं पर है, होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है टू मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है टू मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हम अपने बॉडी के अंदर का हमेशा कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, चाहे वो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हो, सॉल्ट वाटर बैलेंस हो, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हो, वाटर की अमाउंट हो, वेस्ट को रिमूव करते हैं, आयंस को बैलेंस रखते हैं। ब्लड अपना खुद का वॉल्यूम मेंटेन रखता है, क्लॉटिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ध्यान से समझेंगे, होमियोस्टैसिस ओवरऑल बॉडी का अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट। लेकिन जब बात ब्लड की होती है तो ब्लड के लिए टर्म यूज किया जाता है हीमोस्टैसिस, और हीमोस्टैसिस का यहां मतलब होगा टू मेंटेन
to maintain always constant blood volume, हमारे ब्लड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट बना रहे, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हीमोस्टैसिस। तो ध्यान रखिए, वाई क्लॉटिंग इज इसेंशियल, हम मेंटेन करते हैं ब्लड वॉल्यूम को, जिसे हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। तो इस हीमोस्टैसिस के वास्ते हम अपने बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को हमेशा मेंटेन रख के ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, और ब्लड प्रेशर मेंटेन रख के हम ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रखते हैं। ब्रेन टिश्यू के फंक्शन को हमेशा मेंटेन रखना जरूरी है, लंग्स के फंक्शन को मेंटेन रखना जरूरी है, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन रखना जरूरी है, किडनी के फंक्शन को मेंटेन रखना जरूरी है। इसके लिए उन ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूअस जाती रहती है। अगर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो इससे हमारे ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई पुअर पहुंचेगी और हमारी डेथ हो सकती है। उसे बचाने के लिए हमें अपने ब्लड को हमेशा कांस्टेंट एनवायरनमेंट में, कांस्टेंट अमाउंट में मेंटेन रखना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे लिए जरूरी है, ब्लड को हमेशा मेंटेन रखना जरूरी है, क्लॉटिंग करना जरूरी है। लेकिन ये क्लॉटिंग करने का जो मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप में, मैंने कहा हीमोस्टैसिस का जो प्रोसेस है, इसके लिए 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हमें इंजरी होती है, 3 स्टेप्स एक्टिवेट होते हैं। हीमोस्टैसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्लॉटिंग के सिंपल मैकेनिज्म को पहले समझाऊंगा, फिर डेप्थ में चलेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, ब्लड में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। चोट लगने के बाद ब्लड लॉस होता है, उस लॉस को बचाने के लिए हम ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। इस पूरे सीक्वेंस इवेंट को हम हीमोस्टैसिस कहते हैं, जहां 3 मेजर स्टेप्स में इसे डिवाइड किया गया है। आप देखोगे ये 3 मेजर स्टेप्स यहां पर दिखेंगे हीमोस्टैसिस में। स्टेप नंबर 1 मैंने यहां लिखा है, वैस्कुलर स्पैज्म से शुरू करेंगे, फिर प्लेटलेट प्लग, और फिर ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग। तीसरा स्टेप है हीमोस्टैसिस का। ये जो ब्लड क्लॉटिंग का यहां पर बॉक्स बना हुआ है, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है, ये हीमोस्टैसिस का 3rd स्टेप है। तो हीमोस्टैसिस कैसे शुरू होती है, आप देखें, वैस्कुलर स्पैज्म से। जैसे हमारा टिश्यू में इंजरी होती है, आप देखो यहां पर हमारे टिश्यू में इंजरी हुई, ये चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, यहां पर इंजरी हुई। क्या हुई है? इंजरी हुई, कट लगा है, चीरा लगा है, टिश्यू डैमेज हुआ है। तो ब्लीडिंग शुरू हो गई, यहां से ब्लड लॉस शुरू हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लड वेसल रप्चर होने का मतलब ब्लड वेसल की जो सरफेस है वो अब स्मूथ नहीं रह गई, ब्लड वेसल की सरफेस अब रफ हो गई है, रफ सरफेस हो गई, रफ सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की सरफेस रफ हो गई है, और रफ होते ही ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्लड वेसल के डैमेज होते ही बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये 3 प्रोसेसेस आप देखो। पहला है वैस्कुलर स्पैज्म। वैस्कुलर स्पैज्म को आप समझिए। स्पैज्म का मतलब होता है बेटा, स्पैज्म का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अचानक से ब्लड वेसल ऐंठ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नैरो हो जाए। ब्लड वेसल की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है, हमें पता होगा कि ब्लड वेसल की वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं। तो जैसे ही हमारी चोट लगी, यहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब इस ब्लीडिंग को हमें कम करना है, इस ब्लीडिंग को हमें कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां से आने वाले ब्लड की अमाउंट को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा ब्लड फ्लो को। क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा ब्लड फ्लो, रिड्यूस ब्लड फ्लो। जैसे आपने घरों में देखा होगा, कभी पाइप फट जाती है, पाइप फट जाती है किसी एरिया में, किसी वॉशरूम में, किचन में, कहीं पाइप फट गई, तो किसी एक एरिया से जहां से वो पाइप सपोर्ट जा रहा था, वो सप्लाई जा रही थी, उस पाइप को, पाइपलाइन को बंद करना पड़ता है। रिपेयर करने के लिए उस एरिया में पाइपलाइन को बंद करना पड़ता है, नहीं तो वाटर लॉस होता रहेगा लगातार। उसी तरह ब्लड वेसल में जहां रप्चर हुआ है, उस एरिया से ब्लड लॉस को कम करने के लिए पहले ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। स्पैज्म का मतलब होता है वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लिखेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हो जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन।
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल, contraction of smooth muscles in the wall of blood vessels, smooth muscles in the wall of blood vessels, जो ब्लड वेसल की वॉल है वहां की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इसकी वजह से आप देखो ब्लड का जो फ्लो है यहां से रिड्यूस हो चुका है। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो लॉस ऑफ ब्लड भी यहां से मिनिमाइज हो जाएगा, ब्लड का लॉस हमने कम कर दिया। तो पहले तो हमने ब्लड के फ्लो को लॉस को रोका, एक। दूसरा इधर देखो, यहां पर एट द सेम टाइम जैसे ही रफ सरफेस मिलती है सेकंड स्टेप एक्टिवेट हुआ। पहला तो स्पैज्म है, स्पैज्म का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन का नाम सुना होगा आपने, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें जानने के लिए बस इतना सफिशिएंट है कि यहाँ ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेरोटोनिन एक्टिवेट हो जाती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ब्लड का लॉस कम कर दिया है, इतना बहुत है। सेरोटोनिन एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आप चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो। सेरोटोनिन नाम का केमिकल एक केमिकल है जो कि एक्ट एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यहां देखो ये रफ सरफेस हो चुकी थी, मैंने कहा ब्लड वेसल रप्चर हुई है, रप्चर होने की जगह पे जहां ब्लड वेसल रप्चर हुई है, ब्लड वेसल की सरफेस जो होती है वो हो जाती है रफ सरफेस। पहले वो स्मूथ हुआ करती थी, आज वो रफ सरफेस हो गई है। लिखेंगे रफ सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, रफ सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की रफ सरफेस हो चुकी है, ब्लड वेसल्स की रफ सरफेस हो चुकी है। और रफ सरफेस की वजह से प्लेटलेट्स वहीं फट जाती हैं या प्लेटलेट्स वहीं पर एग्रीगेट हो जाती हैं। बहुत सारी प्लेटलेट यहां पर अपना जाल, अपना नेटवर्क बुन लेती हैं, बहुत सारी प्लेटलेट्स अपना नेटवर्क यहां पर बुन लेती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। ये प्लेटलेट अपने अंदर कुछ चेंजेस करती है और आपस में सब जुड़ जाती हैं। प्लेटलेट जो नॉर्मली ब्लड में बह रही थी, नॉर्मली जब प्लेटलेट बह रही थी तो प्लेटलेट का शेप कुछ और था, प्लेटलेट का शेप कुछ और था, लेकिन जैसे ही उसे रफ सरफेस मिलती है, ये प्लेटलेट अपनी सरफेस पे ऐसे कुछ प्रोसेस बना लेती है। ये देखिए प्लेटलेट अपनी सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोसेस बना लेती है, ऐसे देखिए स्टार जैसी बन जाती है, स्टार बन जाती है, स्टार बन जाती है। ये प्लेटलेट जो थी पहले कैसी थी, पहले ऐसे गोल गोल सी दिखाई दे रही थी, जैसे ही चोट लगी, इंजरी हुई, डैमेज्ड सरफेस मिली, ऐसे प्रोसेस बन जाते हैं। और जब ऐसे प्रोसेस बनते हैं तो ये एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से जोड़ने में मदद करते हैं। ये सारी प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स काम करते हैं जो प्लेटलेट के अंदर ही पाए जाते हैं, जो प्लेटलेट्स को एक दूसरे से बांधने का काम करते हैं। तो इस जगह पर प्लेटलेट एग्रीगेट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग। एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाती हैं और चिपक करके प्लेटलेट प्लग बना देती हैं, जिससे ब्लीडिंग कहीं कहीं अगर बहुत माइनर इंजरी हुई है, छोटी मोटी इंजरी हुई है, तो प्लेटलेट प्लग से ही बंद हो जाती है। लेकिन अगर इंजरी बड़ी है, इंजरी की ताकत ज्यादा है, कट बड़ा लगा है, तो वहां पे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां ब्लड क्लॉटिंग आगे देखें, लास्ट स्टेप यहाँ हीमोस्टेसिस का जो तीसरा स्टेप था, पहला था वैस्कुलर स्पैज्म, दूसरा है प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट उस डैमेज वाली जगह पर, प्लेटलेट जो होती है वो डैमेज वाली जगह पर प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट बन जाती हैं और उसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग। और बाद में ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, वो यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बना लेते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बना लेते हैं। इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को कहते हैं फिब्रिन का नेटवर्क बन जाता है। इसी फिब्रिन को हम क्लॉट कहते हैं।
तो नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग के लिए सिंपल देखें 3 स्टेप में हम हीमोस्टेसिस करते हैं। पहला स्टेप है वैस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड का फ्लो कम किया, ब्लड का लॉस घटाया। दूसरे स्टेप में प्लग चिपका दिया, हमने प्लग बंद कर दिया ताकि ब्लड का लॉस कम हो सके, मिनिमाइज कर दिया, या छोटा मोटा ब्लड लॉस है तो बंद ही कर दिया पूरा। लास्ट में ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है, थ्रेड्स आपस में बांध दिए जाते हैं और फिर ब्लड वेसल का रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसमें जनरली औसतन 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लगते हैं। पूरा प्रोसेस ये इनिशिएट होने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। चोट लगी क्लॉटिंग होने में ये सब लेकर के 3 से 4 मिनट, कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है, कभी कभी कम और कभी कभी ज्यादा। मतलब ये 1 मिनट से शुरू होकर के 4 मिनट या 6 मिनट भी हो सकता है। औसत टाइम जो होता है क्लॉट होने तक का, ये होता है 4 से 6 मिनट। ज्यादा या कम डिपेंड करता है डैमेज या इंजरी पे। नॉर्मल बात मैं कर रहा हूं कि हीमोस्टैसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप मैंने बताया स्पैज्म, दूसरा प्लग फॉर्मेशन और तीसरा है क्लॉट फॉर्मेशन। तो हमें पढ़ना है ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। मैंने कहा क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम ब्लड लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्लड लॉस से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्लॉटिंग करने के लिए जो मेन प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन का, इसको हम समझते हैं बहुत ही सरल एनसीईआरटी के स्टेप्स में, जहां पर आप कोएगुलेशन को समझेंगे। जिस एरिया में डैमेज हुआ है, जिस टिश्यू में डैमेज हुआ है, मैं इसलिए यहां पर बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखने वाला काम कम, समझने वाला ज्यादा है। कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ मैं आपको लिख के बताऊंगा। जहां जहां इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो अलग से लिख के बताऊंगा। जो आप जानते हो बहुत देसी है, वो देसी चीज आप एनसीईआरटी में पाओगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा डैमेज्ड टिश्यू भी पार्टिसिपेट करता है क्लॉटिंग में, और डैमेज्ड ब्लड वेसल भी पार्टिसिपेट करती है क्लॉटिंग में। जब भी इंजरी कट लगता है तो डैमेज्ड टिश्यू से टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो डैमेज्ड टिश्यू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, और डैमेज्ड ब्लड वेसल प्लेटलेट से कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है। कहानी सिंपल है, टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहां से कुछ फैक्टर्स आते हैं। ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं तो प्लेटलेट फैक्टर रिलीज होता है। प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किसी भी इंसान के बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 3,50,000 हो सकता है, या इससे भी ज्यादा होता है। एनसीईआरटी का डेटा कहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख एवरेज काउंट होता है प्लेटलेट का। और ये प्लेटलेट ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट से डिराइव होते हैं। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर प्लेटलेट ना हो तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये हमें पता है, ये ब्लड से रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। बस ये बता रहा हूँ कि डैमेज्ड टिश्यू और ब्लड वेसल से प्लेटलेट से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। प्लेटलेट से जो फैक्टर आता है उसे हम प्लेटलेट फैक्टर कहते हैं, और डैमेज्ड टिश्यू से जो फैक्टर रिलीज होता है उसे हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। ये दोनों फैक्टर मिल करके सीक्वेंस में कई सारे स्टेप्स को एक्टिवेट करते हैं, कई सारे फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। साइंटिस्ट ने टोटल 13 फैक्टर डिफाइन किए हैं। यहां पे आप देखोगे कि कई सारे सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इसे कहते हैं, इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसे कहते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, हमारे ब्लड में पाई जाने वाली इनएक्टिव प्रोटीन्स को, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे ब्लड में ये प्रोटीन्स इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स कही जाती हैं। इन इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स में से प्रोथ्रोम्बिन, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है।
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे सीक्वेंस में स्टेप्स, जो कि एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये फैक्टर एक्टिवेट होगा, फिर अगला फैक्टर एक्टिवेट होगा, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। मतलब अगर हम कहें तो ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ब्लड क्लॉटिंग मल्टी स्टेप या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इसे हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैस्केड प्रोसेस का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, जब भी कभी किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन में, मल्टी स्टेप प्रोसेस में हर स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप पे डिपेंडेंट हो। ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 स्टेप समझिएगा। जब पहला स्टेप एक्टिवेट होगा तो ये दूसरे को हिट करेगा, दूसरा एक्टिवेट होगा तो तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा एक्टिवेट होगा तो ये चौथे को, और चौथा एक्टिवेट होगा तो ये पांचवें को एक्टिवेट करेगा। इसी को कहते हैं कैस्केड इवेंट। मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसमें हर स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, उसे कैस्केड कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान पहले ये फैक्टर्स एक्टिवेट करते हैं, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाता है। और जैसे ही ये सब कुछ एक्टिवेट हो रहा था, मैंने बताया था ब्लड में नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन था और एंटी थ्रोम्बिन था। जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो उस समय हिपैरिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होता है तो एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एंटी थ्रोम्बिन को, एंटी थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंटी थ्रोम्बिन को और नेचुरल एंटीकोगुलेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, हिपैरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसी के बाद थ्रोम्बिन एक्टिवेट होती है। ऐसी प्रोटीन जो प्लाज्मा में इनएक्टिव थी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये एक्टिव थ्रोम्बिन ब्लड में पाए जाने वाली दूसरी एक और इनएक्टिव फिब्रिनोजन प्रोटीन को, इनएक्टिव फिब्रिनोजन को, सॉल्युबल फॉर्म में पाई जाने वाली इनएक्टिव फिब्रिनोजन को, इनएक्टिव फिब्रिनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट कर देती है। और यही फिब्रिन होता है क्लॉट। इसी फिब्रिन को कहते हैं नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, इसी को कहते हैं नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, इसी को नेटवर्क ऑफ फाइबर्स या इसी को क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट कर गया तो ब्लड क्लॉटिंग मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसे कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हर स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि फिब्रिन जो है नेटवर्क ऑफ थ्रेड क्लॉट होता है, जो कैसे बनता है? फिब्रिनोजन से बनता है। फिब्रिनोजन को कौन बनाता है? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होकर बना हुआ है, और इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट किया है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट किया है। तो हर स्टेप एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जहां पर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, एंटी थ्रोम्बिन इनएक्टिव हो जाता है। जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाला फैक्टर है वो इनएक्टिव हो जाता है, और अब ब्लड क्लॉट हो सकता है। ब्लड क्लॉट करके हम ब्लड लॉस को बचा लेते हैं, और फिर हमारे बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप करके हम रिपेयर कर लेते हैं अपनी ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर लेते हैं। ब्लड वेसल वापस फिर से जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक ये क्लॉट वहां पर वहीं स्टेबल करके बना दिया जाता है। तो सरल भाषा में एनसीईआरटी के सिंपल स्टेप्स में जाओगे तो बस इतने में आपकी ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो चुकी है ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन इसमें कंसेप्ट में उतरना है, थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ी और तैराकी करके आते हैं, कुछ और इसे लिंक करते हैं बहुत सारे पॉइंट से। ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं एनसीईआरटी के इन पॉइंट्स को जरा देखिएगा। एनसीईआरटी के इन पॉइंट्स को देखिएगा आप सभी लोग। कहां से शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे प्लेटलेट फैक्टर कहते हैं, टिश्यू फैक्टर कहते हैं। इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, उसकी थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। नोट्स लिखी लिखाई मिल जाएगी आपको, समझ लीजिए, आप कंसेप्ट को समझिए। एंजाइम जो होता है वो
हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है, इसे एंटी हेपेरिन कहते हैं। और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में था, वो अब इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन को बनाने के लिए कैल्शियम आयन जरूरी होता है। इसके बाद देखें, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि नॉर्मल स्टेप में देखा जाए तो लास्ट स्टेप है, जहां फिब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाती है इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट होती है वहां पर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिब्रिन फाइबर जो होता है, नेटवर्क जहां पर बनता है उस जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, वहां पर आप देखोगे नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन जाते हैं। फिब्रिन जो होते हैं फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, जहां पे कट लगा था, जहां रप्चर हुआ था वहां फाइबर्स का जाल होता है। इसी जाल में हमारी ब्लड सेल्स भी ट्रैप हो जाती है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी इसी जाल में ट्रैप हो जाती हैं। आप देखोगे कि क्लॉट का कलर भी आपको रेड कलर का दिखाई देगा। इसका भी सवाल पूछा जाता है कि क्लॉट में रेड कलर दिखने का क्या रीजन है, वाई द क्लॉट अपीयर्स रेड कलर्ड। क्लॉट जो होता है वो लाल कलर का क्यों दिखाई देता है। अगर कोई पूछे कि ये जो क्लॉट यहां फॉर्म हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दिस क्लॉट इज रेड कलर्ड, इस क्लॉट के रेड कलर होने के पीछे क्या रीजन है, क्लॉट इज रेड कलर्ड। तो आपसे कोई पूछे वाई क्लॉट इज रेड कलर्ड, आरबीसी पार्टिसिपेट करती है? नहीं। डब्ल्यूबीसी पार्टिसिपेट करती है? नहीं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, फिर भी क्लॉट रेड कलर का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्लॉट इज रेड कलर्ड, वाई, तो लिखेंगे आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। सबसे पहला पॉइंट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। बट दे आर ट्रैप्ड इन ब्लड क्लॉट में ये फंस के रह जाते हैं, क्लॉट में ट्रैप हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस क्लॉट में ट्रैप हो जाने की वजह से क्लॉट रेड कलर का दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, वाई क्लॉट इज रेड कलर, बिकॉज आरबीसी ट्रैप्ड, बट आरबीसी डू नॉट प्ले एनी रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बन जाता है ब्लड क्लॉट, नेटवर्क ऑफ थ्रेड फिब्रिन्स बन जाती है। लेकिन मैंने कहा इसमें कुछ और कहानी बाकी है। ये कहानी तो बहुत आसान सी दिखाई देती है, बहुत आसानी से हम इसको समझ लेते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेन पॉइंट क्या है, जरा उस पर चलते हैं। देखिए, इंजरी हुई, चोट लगी, ट्रॉमा हुआ, ब्लीडिंग शुरू हो गई, यहां से ब्लड लॉस शुरू हो गया, ब्लड वेसल रप्चर कर गई। ब्लड वेसल्स में पाई जाती है प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट जो होती हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं, प्लग बना करके क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं, और अल्टीमेटली हम ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। फिब्रिन इज द फाइनल क्लॉट, और कैल्शियम आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन साइंटिस्ट ने टोटल 13 फैक्टर्स बताए हैं इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए। 13 फैक्टर, वैसे तो 50 फैक्टर्स बताए गए हैं जो ब्लड में क्लॉटिंग से रिलेटेड होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग को कराते या ब्लड क्लॉटिंग को सप्रेस करते हैं, ऐसे 50 फैक्टर्स बताए हैं। बट हम जनरली कहते हैं, नॉर्मली जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तो मेनली ये 13 फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जिसमें से पहले 4 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पहले 4 फैक्टर्स, फिब्रिनोजन की अगर मैं बात करूं, फिब्रिनोजन पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, और चौथा फैक्टर कैल्शियम आयन। ये 4 फैक्टर्स तो याद रखने ही रखने हैं हमें। ये 4 फैक्टर, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, ये हमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स क्लॉटिंग को सपोर्ट करते हैं।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसमें से फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ये जो फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ये दोनों एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स 8 एंड 9 आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रिलेटेड है जेनेटिक डिसऑर्डर से, जो कि रिलेटेड है हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया नाम की एक डिजीज है जिसमें हीमोफीलिया, जिसे ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है, इसे ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये। एक ऐसी डिजीज, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक्स लिंक्ड, जो एक्स लिंक्ड डिजीज कही जाती है, सेक्स लिंक्ड डिजीज कही जाती है, जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाता है। रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, जिसको आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, अभी इसके बारे में भी बात कर लेंगे, बट पॉइंट इज ये रिलेटेड है हीमोफीलिया से। जब इन दोनों फैक्टर्स की कमी होती है, जब हमारे बॉडी में फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है, तब हमारी बॉडी में जो डिजीज होती है उसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ब्लीडिंग नहीं रुकती, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और हीमरेज से इंसान की डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली ऐसे 13 फैक्टर्स बताए गए हैं ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, जिसमें पहले 4 और 8 और 9 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 8 नंबर को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं और 9 नंबर को क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं। ये जो क्रिसमस फैक्टर का मतलब है, यहां पर जिस इंसान में सबसे पहली बार ये डिस्कवर किया गया था उसका नाम क्रिसमस था, उस इंसान का नाम क्रिसमस था। ऐसा नहीं है कि ये क्रिसमस डे के दिन डिस्कवर की गई थी, क्रिसमस उस इंसान का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्रिसमस फैक्टर। तो ये 8 और 9, इनकी कमी से हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी होती है। तो ये 13 फैक्टर हैं टोटल, जिसमें से एक और बात देख सकते हैं आप, ये जो एक्सिलेरिन जो 6th फैक्टर है, पुराने टाइम पर साइंटिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया था कि ये भी एक फैक्टर की तरह होता है, पुराने टाइम की बात है। लेकिन बाद में पता चला कि ये फैक्टर, अब हम इसे कहेंगे, इसे अननोन फैक्टर या अनडिस्क्राइब्ड फैक्टर कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड कहते हैं। पहले लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होता होगा, बाद में बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं है, अनआइडेंटिफाइड फैक्टर कहते हैं, इसे अनआइडेंटिफाइड फैक्टर कहते हैं। एक्सिलरिन इसका नाम है, लेकिन अब आप इसको एब्सेंट मान सकते हैं, इसको अब एब्सेंट माना जाता है। 6th फैक्टर इज एब्सेंट, अनडिफाइंड, अनआइडेंटिफाइड या एब्सेंट मान लीजिए। तो छठे फैक्टर को यहां से उड़ा दिया गया, गायब कर दिया गया। तो पहले 5, छठा गैप, फिर 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं और इसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं। और इनकी नंबरिंग जो दी गई है, ये रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं, रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं, रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। और इनको बेस्ड अपॉन देयर डिस्कवरी, इनको नंबरिंग किस पे दी गई है? बेस्ड अपॉन इनका आइडेंटिफिकेशन, इनकी डिस्कवरी, कब ये डिस्कवर किए गए थे, उसी डिस्कवरी के बेसिस पर इनको ऑर्डर्स दिया गया है, नंबर्स दिए गए। मतलब ये सीक्वेंसिंग इनकी जो 1, 2, 3, 4 से लेके 13 तक है, ये सीक्वेंसिंग इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर है। तो यहां से शुरू करें, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रो एक्सिलरिन, अनआइडेंटिफाइड, प्रो कन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट या प्रोवर फैक्टर कहते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर को प्रोवर फैक्टर भी कहते हैं। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हेगमैन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। लास्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉट बनने के बाद क्लॉट स्टेबल रहे, क्लॉट देर तक स्टेबल रहे, ये फैक्टर जिसको सबसे आखिरी में डिस्कवर किया वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, उसका नाम 13 नंबर पर रखा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसे देखने के लिए हम चलते हैं एक लेवल और। अभी तक हमने स्टेप 1, 2, 3 पढ़ा था, अब चलते हैं स्टेप 4 में, अंदर डेप्थ में गोते लगाने, थोड़ा तैर करके अंदर से आते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना सीक्वेंस, अपने अपने लेवल से चीजें समझ में आ रही होंगी। जिसको जहां तक समझ में आए उसको वहां तक समझ लेना है, जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है उसके लिए कहानी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन करने के टाइम फिर आ जाना,
क्वेश्चंस करने के टाइम फिर आ जाना, बढ़ा के देख लो फटाफट से। और जिसको थोड़ा और अपने कंसेप्ट को पुख्ता करना है, नीट में चाहे कोई भी सवाल पूछ दिया जाए, चाहे वो थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाकर के एडवांस लेवल पे भी सवाल पूछ दिया जाए, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा एक लेवल और चलना पड़ेगा। चलते हैं, उस पे मैं आपको तैरा करके लाता हूं। देखिए इधर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। जो मॉडर्न थियरी कहती है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। पूरा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे, एक है जहां पर दो अलग अलग पाथवे चलते हैं और एक जहां पर कॉमन पाथवे शुरू हो जाता है। पूरा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म दो पार्ट में इधर और एक कॉमन पार्ट यहां पर शुरू हो जाता है। तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म दो पाथवेज इन्वॉल्व करता है, जिसमें से एक पाथवे यहां दिख रहा है जिसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी, जो बाहर से आया है, और एक इंट्रिंसिक जो अंदरूनी, अंदर का भाई, अंदर का दोस्त है, घर के अंदर ही होता है। तो नाम से ही समझ में आएगा, ये जो एक्सट्रिंसिक है वो डैमेज्ड टिश्यूज से आता है, मतलब ब्लड वेसल से नहीं, बाहर के टिश्यू से आता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर होता है, ब्लड वेसल से बाहर का है, टिश्यू डैमेज की वजह से आता है। और दूसरा पाथवे जो आता है वो आता है ब्लड वेसल्स के दोनों अगर साइमल्टेनियसली एक साथ ब्लड वेसल भी डैमेज हुई है, टिश्यू भी डैमेज हुआ है, तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे इज कंपैरेटिवली स्लोअर, ये लॉन्गर स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, ये स्लोअर होता है, ये धीरे धीरे काम करता है, हौले हौले से काम करता है। इनमें लॉन्गर स्टेप्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन में होता है, स्लोवर होता है, इसके अंदर लॉन्गर स्टेप्स हैं, कई सारे फैक्टर्स का एक्टिवेशन होता है। लेकिन ये देखो डैमेज्ड टिश्यू वाला ये फास्टर है, क्विक एंड रैपिड होता है, क्विक एंड रैपिड। आप देख सकते हो, अगर देसी तरीके से समझो तो आप देखो यहां केवल एक बक्सा है, एक बक्से का एक्टिवेशन है, बाकी सारा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। यहां तीन अलग अलग लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहानी समझ ले, ये है फाइनल ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, एक्चुअल ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म यही है। इसके पहले जो पढ़ा था वो देसी तरीका है, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। ये थोड़ा स्टेप कॉम्प्लिकेटेड। चोट लगी, डैमेज्ड टिश्यू ने टिश्यू फैक्टर रिलीज किया, उस टिश्यू फैक्टर को हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। यहां से डैमेज्ड ब्लड वेसल में जहां डैमेज्ड प्लेटलेट होती है, वो प्लेटलेट अपना फैक्टर रिलीज करती है, उसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर, जिसे प्लेटलेट फैक्टर या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। और ये दोनों उस इंजर्ड साइट पे जब एक्टिवेट होते हैं, तो यहां इंट्रिंसिक फैक्टर जो ब्लड वेसल्स में होता है, यहां पर ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, वो 12 फैक्टर फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, और 11 फैक्टर फैक्टर नंबर 11 फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है। यहां देखिए, इन तीन फैक्टर्स का एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है ब्लड वेसल के अंदर। जहां ब्लड वेसल रप्चर हुई है, प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ है, वहां पे 12 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर फैक्टर एक साथ एक्टिवेशन इनका होता है। जो नॉर्मली पहले इनएक्टिव थे, ये लोग पहले इनएक्टिव थे ब्लड में, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, अभी इनका एक्टिवेशन हो गया, अभी इनका एक्टिवेशन हो गया है। कौन कौन से फैक्टर? फैक्टर नंबर 12, 11 और 9। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर यहां से आ गए, और यहां आकर के अब इन्होंने इस 12, 11 और 9 के बाद ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। लेकिन वही डैमेज्ड टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, दूसरा पाथवे जो हमारा डैमेज टिश्यू से एक्टिवेट हुआ है, इसने फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया। किसको एक्टिवेट किया? फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया, जो प्रो कन्वर्टिन कहा जाता है। ये प्रो कन्वर्टिन को एक्टिवेट करता है। किसको? प्रो कन्वर्टिन। और इस प्रो कन्वर्टिन ने अब यहां भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया, इसने भी यहां फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, हर स्टेप एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, और फाइनली फैक्टर नंबर 5 एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 5 जिसे हम प्रो एसिलेरिन कहते थे। ये फैक्टर 5 थ्रोम्बोकाइनेस के साथ मिल करके कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में
इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। नाम से समझोगे प्रोथ्रोम्बिनेज, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद मैंने कहा यहां पर कैल्शियम आयंस, फ्री कैल्शियम आयन, ये भी याद रखिएगा, जब तक कैल्शियम आयन फ्री कैल्शियम आयन के फॉर्म में है, जब तक कैल्शियम आयन फ्री कैल्शियम आयन के फॉर्म में है, फ्री आयनिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन कैन एक्टिवेट द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहां प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों तरफ हो रहा है। मैंने कहा पहले सेपरेटली हो रहा है, एक अलग डैमेज्ड टिश्यू में और एक ब्लड वेसल में हो रहा है। फाइनली इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बिन को, और फिब्रिनोजन फाइनली फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन को हम क्लॉट कहते हैं। इस क्लॉट को स्टेबलाइज करता है फैक्टर नंबर 13। याद करो, मैंने बताया था क्लॉट बन तो जाती है लेकिन क्लॉट अभी स्टेबल नहीं होती। क्लॉट को स्टेबल करने की जरूरत है, नहीं तो ब्लड वेसल्स से ब्लड का लॉस अभी भी होता रहेगा। क्लॉट बनने के बाद भी क्लॉट को स्टेबल करना जरूरी है। पहले सॉल्युबल था ये फिब्रिनोजन, पहले ये सॉल्युबल था, सॉल्युबल फिब्रिनोजन था, ये क्लॉट बना है, अभी ये भी सॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहां आता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहां पे आता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहां पे आता है, ये फिब्रिन, ये क्लॉट स्टेबल हो जाता है, स्टेबल क्लॉट बन जाता है। कैसा हो जाता है, स्टेबल क्लॉट बन जाता है, इनसॉल्युबल फिब्रिन बन जाता है, इनसॉल्युबल नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बन जाते हैं, इनसॉल्युबल नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बन जाते हैं। इसे इनसॉल्युबल फिब्रिन कहते हैं, इसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल 13 फैक्टर में से, जिसमें से छठा फैक्टर हमने निकाल दिया, वो सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए। मैंने कहा इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा लॉन्गर स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा लॉन्गर स्टेप इन्वॉल्व करता है, ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा ड्यूरेशन लगती है, लेकिन ये इमीडिएट एक्शन करता है, रैपिड एक्शन करता है। इसे केवल फैक्टर 7 को एक्टिवेट करना है, इसे 12 को, 11 को, 9 को भी एक्टिवेट करना है एक साथ। जब ये 3 एक्टिवेट होंगे तब ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, 10 से 5 और 5 से बाकी सारा प्रोसेस। ये पाथवे कॉमन है, चाहे डैमेज्ड टिश्यू हो चाहे ब्लड वेसल हो, ये कॉमन है। तो एक क्वेश्चन आया था, बहुत पहले पूछा गया था कि ब्लड में ऐसी कौन सी चीज डाल दी जाए या बॉडी में ऐसी कौन सी चीज डाल दी जाए एक्टिवेट करके तो क्लॉटिंग हो जाएगी। एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज डाल दें तब भी क्लॉटिंग हो जाएगी, एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन डाल दें तब भी क्लॉटिंग हो जाएगी। इनमें से कोई भी फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्लॉटिंग हो सकती है। तो यहां होता है क्लॉट फॉर्मेशन, और जब क्लॉट बन जाता है तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड आपस में जो जुड़े थे वो थ्रेड कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है प्लेटलेट्स की मदद से। प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है जो इस फिब्रिन, इस सॉल्युबल क्लॉट, जो इनसॉल्युबल क्लॉट बना है, जो स्टेबल क्लॉट बना है, इस क्लॉट का रिट्रैक्शन करती है। क्लॉट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसे एक और टर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन। कोई पूछे रिट्रैक्ट क्या है, क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन, क्लॉट रिट्रैक्शन है। क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन ही क्लॉट रिट्रैक्शन है। अगर देखा जाए एक तरीके से, यहां देखो, ये मैंने कहा नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन गए थे, इसमें ब्लड सेल्स ट्रैप हो गई थी, इसमें प्लेटलेट्स ट्रैप हो गई थी। आप देखो यहां पे मैंने कहा प्लेटलेट्स ट्रैप हो गई हैं, आरबीसीज ट्रैप हो गई हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो गई हैं। यहां देखो ये प्लेटलेट ट्रैप हो गई है। क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है, जब क्लॉट बन जाता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन जाते हैं, तो इस क्लॉट को यहीं पर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, श्रिंक कर दिया जाता है। क्लॉट को यहां प्लेटलेट कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है, प्लेटलेट कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है, प्लेटलेट कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जो क्लॉट को श्रिंक कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ये देखो, ये धागों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो टूटा हुआ है, जैसे आप कपड़े की सिलाई करते हो, रफू करते हैं ना, फटे हुए कपड़े,
फटे हुए कपड़े को आपस में धागों से बांधा जाता है और फिर फाइनली खींचा जाता है ताकि वो जो कटे हुए एंड थे आपस में जुड़ जाए। तो क्लॉट को रिट्रैक्ट करने के लिए क्लॉट रिट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, क्लॉट रिट्रैक्शन आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लॉट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लॉट, जब क्लॉट बन जाता है, स्टेबल क्लॉट बन जाता है, तो प्लेटलेट्स सीक्रीट करती हैं कुछ फैक्टर, प्लेटलेट्स सीक्रीट, प्लेटलेट्स सीक्रीट सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स प्लेटलेट रिलीज करती है विच constricts the clot, constricts the clot, which is called clot retraction, clot retraction। क्लॉट जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और इसका पर्पस क्या होता है, विच अलाउ, क्या करता है, विच अलाउ द joining of damaged ends of blood vessels, क्या करता है ये ब्लड वेसल्स के डैमेज्ड एंड्स को आपस में जोड़ देता है, बांध देता है। क्लॉट को स्टेबल होने के बाद बांधने का काम करता है। रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल के लिए जरूरी होता है, किसके लिए जरूरी होता है, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आपको याद रखना होगा। तो क्लॉट रिट्रैक्शन क्या है, स्टेबल क्लॉट बनने के बाद टूटी हुई ब्लड वेसल को बांधना, जिसमें प्लेटलेट्स ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जो प्लेटलेट को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, या यूं कहें प्लेटलेट खुद कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। ये थ्रेड और क्लोज आ जाते हैं, ब्लड का जो क्लॉट होता है एकदम चिपक जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ऐसे में रिपेयर का प्रोसेस, जो वीविंग, जो डैमेज हुई थी ब्लड वेसल, उसको रिपेयर करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये तब तक रहता है जब तक ब्लड वेसल रिपेयर नहीं हो जाती। तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही सरल स्टेप में हमने पहले डिस्कस किया, उसके अंदर थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जहां पर था उसे हमने डिस्कस किया। ब्लड क्लॉटिंग का सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक पॉइंट और रहता है जो आपको जानना चाहिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। विटामिन के, आपने नाम सुना होगा विटामिन के, जिसे एंटी क्लॉटिंग या एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, इसे कहते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन। इसके अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, लेकिन इसे हम कॉमनली फिलोक्विनोन कहते हैं, जिसे कॉमनली विटामिन K1 कहा जाता है, विटामिन K1 कहा जाता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, K1, K2, K3। जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो होता है विटामिन K1, जिसे फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन के, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन के हमारी बॉडी में कहां से आता है, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वही सिंथेसाइज करते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरल इनहेबिटेंट कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वही बनाते हैं। लिखेंगे दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, दिस विटामिन इज synthesized by इंटेस्टाइनल फ्लोरा, इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जो हमारे इंटेस्टाइन में नेचुरल बैक्टीरियम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं विटामिन, सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड कैरीड टू लिवर। इसे एब्जॉर्ब करके, दिस विटामिन के absorbed and carried to liver, अब आप पूछोगे कि ब्लड क्लॉटिंग में लिवर का और विटामिन के का क्या रोल है, समझिएगा। दिस विटामिन के helps in synthesis of blood clotting factors,
सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन कौन से फैक्टर, मैंने 13 फैक्टर गिनाए थे, उसमें से फैक्टर नंबर 2 की बात कोई करे, फैक्टर नंबर 7 की बात कोई करे, फैक्टर नंबर 9 की कोई बात करे, या फैक्टर नंबर 10 की बात करें, ये 4 क्लॉटिंग के फैक्टर की सिंथेसिस विटामिन के की प्रेजेंस में होती है। इसका मतलब अगर हमारे डाइट में विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। अगर विटामिन के नहीं है तो हम फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फैक्टर 7 जो प्रो कन्वर्टिन है उसकी सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर की सिंथेसिस नहीं होगी, 10th फैक्टर स्टुअर्ट फैक्टर की सिंथेसिस नहीं होगी। ऐसे फैक्टर की सिंथेसिस के लिए विटामिन के जरूरी है, और उसकी सिंथेसिस कौन करता है, हमारे फूड में आने के बाद फूड से इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विटामिन के बनाते हैं, वो हमारे ब्लड में आता है, लिवर में जाता है, और लिवर में हम उसी विटामिन के की मदद से अपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाते हैं। इसीलिए इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। इस विटामिन की मदद से हम हीमोरेज को रोकते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट था, बढ़िया मजेदार पॉइंट था, याद हो जाएगा। विटामिन के इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। विटामिन के कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। कौन बनाता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बनाती है। सिंपल है, इतना ही याद रखना है। तो ये जो विटामिन के है इससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो हमें ब्लीडिंग क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, हीमोरेज हो जाती है। लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू हीमोरेज, ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो आप लिख सकते हो सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लॉटिंग से रिलेटेड, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब लिखेंगे सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, जरा ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे हीमोफीलिया के बारे में लिख लेंगे। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड विद, लिखेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, जिसे हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, जहां पर पेरेंट के एक्स क्रोमोसोम पर ये डिसऑर्डर, ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। मदर अगर कैरियर है, अगर फीमेल पेरेंट अगर कैरियर है, ये देखिए ये है फीमेल पेरेंट का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल पेरेंट के एक क्रोमोसोम पर एच अगर हीमोफिलिक जीन है और वो किसी नॉर्मल मेल से मैरिज करेगी, अगर सोचो कोई नॉर्मल मेल से इसका विवाह हुआ, इसकी शादी हुई, नॉर्मल मेल है ये मेल जो है नॉर्मल है, XY मेल है, तो अगर ये वाला एक्स किसी इसके एक्स या वाई से अगर फ्यूज करेगा, जैसे आपको पता है कि स्पर्म जो होते हैं, मेल्स में 2 तरह के स्पर्म्स बनते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम वाला और एक होता है वाई क्रोमोसोम वाला, एक होता है एक्स क्रोमोसोम वाला और एक होता है वाई क्रोमोसोम वाला। वैसे आप इसे डिटेल में पढ़ोगे बॉटनी में पढ़ाया जाएगा, जेनेटिक्स में। अभी बस केवल बेसिक समझ लीजिए कि फीमेल के एक एग में जिसमें XH वाला जीन है, अगर वो नॉर्मल किसी X वाले स्पर्म से फ्यूज करता है, अगर इसका फ्यूजन कुछ ऐसे हम दिखाएं, या फिर इसका फ्यूजन हम ऐसे दिखाएं, इस कंडीशन में आप देखो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा XHX बनेगा और यहां जो कॉम्बिनेशन है वो XHY बनेगा।
तो जब भी ये हीमोफिलिक जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो ये ट्रांसमिशन केवल एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन ऐसा अगर बनेगा तो ये जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड होगी, ये फीमेल चाइल्ड होगी, गर्ल चाइल्ड होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। लेकिन इस गर्ल चाइल्ड को हम कैरियर कहते हैं, कैरियर कहते हैं। याद रखिएगा, फीमेल में एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है। तो इस हीमोफिलिक जीन को इस नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए ये कैरियर का काम करती है। इसकी बॉडी में कोई सीवियर डिजीज या इस डिजीज के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर वही मेल्स के केस में देखो तो यहां देखो एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर एच हीमोफिलिक जीन है, लेकिन इस वाई क्रोमोसोम से उसको बचाया नहीं जा सकता। इसका सेम पेयर अगर एक्स यहां पर होता तो ये मेल सेफ रहता, लेकिन मेल में सपोर्टिंग एक्स क्रोमोसोम ना होने की वजह से, सपोर्टिंग एक्स क्रोमोसोम ना होने की वजह से इस मेल को हम कहते हैं हीमोफिलिक डिजीज्ड मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज्ड मेल कहते हैं। ये जो बॉय है ये डिजीज्ड कहा जाएगा। ये फीमेल जो थी इसे हमने कैरियर मदर कहा है। क्या कहा? जब कोई कैरियर मदर फीमेल किसी नॉर्मल मेल से मैरिज करती है, नॉर्मल मेल से मैरिज करती है, तो ऐसे केसेस में हीमोफीलिया इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। मतलब समझने वाला जो पॉइंट है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे हो सकते हैं और किस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कुछ इस टाइप से उसमें ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस होती है। तो ये एक इनहेरिटेबल डिजीज है जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसे ब्लीडर्स डिजीज कहा जाता है, जिसमें फैक्टर 8 और 9 की सिंथेसिस नहीं हो पाती। याद रखेंगे, लैक ऑफ फैक्टर 8 एंड 9 जो मेन पॉइंट है याद करने वाला, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 9, ये दोनों की सिंथेसिस यहां नहीं हो पाती। तो ये है हीमोफीलिया, सिंपल है, याद कर सकते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। कुछ और पॉइंट, कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, या आपने सुना होगा ब्लड बैंक्स में, इन ब्लड बैंक्स में ब्लड को स्टोर किया जाता है। ब्लड इज kept at 4 degree Celsius temperature and mixed with some chemicals which prevent clotting। क्या करे? ऐसे फैक्टर जो प्रिवेंट करते हैं, विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर नाम सुना होगा सीट्रेट्स, सोडियम के साइट्रेट यूज किए जाते, या फिर ऑक्सैलेट्स यूज किए जाते हैं, ऑक्सैलेट्स के साथ उसे मिक्स कर दिया जाता है, या फिर उसके अंदर EDTA मिला दी जाती है। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट जिसको कहा जाता है, टेट्राक्लोरोएसीटेट जिसको कहा जाता है, EDTA से मिक्स कर दिया जाता है। तो ब्लड को सीट्रेट, ऑक्सैलेट्स या EDTA से क्यों मिक्स किया जाता है? ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा, क्लॉट कर जाएगा। क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दीज केमिकल्स बाइंड विद, इनमें से किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करें, बाइंड विद फ्री कैल्शियम आयंस। क्या करते हैं? फ्री कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाते हैं। और जब ये फ्री कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाते हैं तो लिखेंगे टू प्रिवेंट
ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड बैंक में जहां ब्लड को स्टोर किया जाता है वहां पर हम लोग ब्लड को स्टोर करने के लिए, क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। वो ये केमिकल्स हैं जिनका नाम है सीट्रेट्स, ऑक्जेलेट्स, ईडीटीए। और ये क्यों मिलाए जाते हैं? क्योंकि ये फ्री कैल्शियम से बाइंड करते हैं। क्लॉटिंग के लिए कौन जरूरी है? फ्री कैल्शियम। ये फ्री कैल्शियम को स्टॉप कर देते हैं, फ्री कैल्शियम को हटा देते हैं और ब्लड क्लॉटिंग से बच जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले फैक्टर्स हैं ये, जो ब्लड को स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। ब्लड डोनेशन में बहुत काम आता है ये खेल। आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड बॉडी से बाहर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, हमने उसे क्लॉट होने से बचा लिया। कैसे बचाया? ऐसे बचाया। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पढ़े तो ब्लड से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है, और हम पढ़ते ही जाएं, मन करता है और पढ़ते ही जाएं। लेकिन समय का भी ध्यान रखना है और हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए हमको अब ब्लड से रिलेटेड पॉइंट्स को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे थ्रोम्बोसिस का नाम आपने सुना होगा। एक टर्म होता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, या सिंपल टर्म कहूं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाता है। रनिंग ब्लड वेसल्स में भी, अनडैमेज नॉन रप्चर्ड ब्लड वेसल में भी ब्लड क्लॉट कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, रफ सरफेस का होना, मैंने कहा पहले भी कि अगर किसी ऐसी वजह से जहां पर स्मूथ सरफेस रफ में कन्वर्ट हो जाए, प्लेटलेट्स फट जाती हैं, और प्लेटलेट्स के फट जाने से क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थ्रोम्बोसिस एक जनरलाइज्ड, एक जनरल टर्म है, जहां पर इफ ब्लड इज रनिंग इन द स्लो ब्लड वेसल्स, लिखेंगे इफ blood is running very slow, running very slow, बहुत ज्यादा स्लो फ्लो कर रहा है, वेरी स्लो ब्लड फ्लो हो रहा है, या फिर रफ सरफेस हो गई है, रफ सरफेस ऑफ एंडोथीलियम हो गई है, ब्लड वेसल्स की जो सरफेस है वो रफ हो गई है। तो रफ सरफेस ऑफ एंडोथीलियम लीड्स टू clot formation in blood vessels, जो कि अनडैमेज्ड है। इवन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स, अनडैमेज्ड वेसल्स में भी क्लॉट बन सकता है। तो अनडैमेज ब्लड वेसल में जब क्लॉट्स बनते हैं तो उसी को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसी की वजह से हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर हो जाती है, हार्ट या लंग्स के अंदर ऑक्सीजन या जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है वो अफेक्ट हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इश्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती है और ऑक्सीजन पुअर सप्लाई होती है टिश्यूज में, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, टिश्यू डैमेज का खतरा बढ़ता है। जनरल टर्म है थ्रोम्बोसिस, जो आप क्लॉटिंग से रिलेटेड टर्म था, इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया। और अब हमने बहुत सारी ऐसी दवाइयां बना ली है, बहुत सारे ऐसे तरीके खोज लिए जिसकी वजह से हम इस क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शॉर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स बना लिए हैं, जैसे आपने नाम सुना हो अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हार्ट अटैक के पेशेंट्स या किसी ऐसे केस में जहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनते हैं, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए हेपेरिन का ट्रीटमेंट या फिर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कौन सा केमिकल क्लॉट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए दिया जाता है? तो लिखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया गया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया गया स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व या यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉटिंग ऑफ थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल में क्लॉट को दूर करने के लिए, थ्रोम्बोसिस को दूर करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सिंथेसिस हम लोगों ने बैक्टीरिया से करी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से।
तो मैंने कहा अगर पढ़ते जाए तो बहुत कुछ रिलेट होता जाता है, बहुत डेप्थ में हम चले जाते हैं, लेकिन हमें जो जो चीज़ें नीट से रिलेटेड जितनी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं नीट या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड थे। तो आज हमने नीट के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। आपकी डिमांड रहती है सर सब कुछ तो आप पढ़ा देते हो लेकिन क्वेश्चन भी करा दिया करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं फटाफट से। आप पढ़िए, आपको समय देता हूं। वैसे तो आप ये क्वेश्चन बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन अभी भी कर सकते हैं। आप पढ़िए, लिखा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेवल्ड ए टू डी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आपने पूरा समझ लिया है तो आप देखिए यहाँ पर दो पाथवे दिए हुए हैं। एक तरफ दिया हुआ है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक दिया है इंट्रिंसिक पाथवे। ये हमने समझा हुआ था। ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पे हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखना होगा। प्लेटलेट इसे टिश्यू फैक्टर लिखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन लिख लीजिए। यहाँ प्लेटलेट फैक्टर आ गया और यहाँ बी नंबर पे स्ट्रेप्टो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाएगा और ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगी डी को, मतलब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी। तो आंसर बहुत आसानी से निकल आया हमारा। पहला ऑप्शन आप देखो ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा है बी प्रोथ्रोम्बिनेज, सी फॉर थ्रोम्बिन और डी फिब्रिनोजन। तो ए ही आंसर करेक्ट बनेगा। बहुत अच्छे से आप कर लोगे इसको, बहुत आसान सवाल है। ब्लड क्लॉटिंग का एक ही स्टेप में, एक ही सवाल में सारी चीजें छिपी हुई है। इसी में सारे स्टेप्स आपको याद हो जाते हैं। एक सवाल में सारा निशाना, एक सवाल 4 सवाल के बराबर है ये। लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चन है। जैसे ये कहता है इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है। पढ़िए, कौन से करेक्ट है। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, कैल्शियम हमने पढ़ा। कौन सा आयन इसेंशियल है, कैल्शियम इसेंशियल है। कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड वेसल प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, हेपेरिन प्रिवेंट करता है नॉर्मल कंडीशन में, बढ़िया बात है। कॉम्प्लेक्स ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक्टिवेशन होता है जो कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल से होता है। ये ठीक लग रहा है। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑलवेज। ये देखिए लिखा है ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म, हमेशा एक्टिव नहीं होते, ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग के दौरान एक्टिवेट किया जाता है। हमेशा एक्टिव रहेंगे तो हमेशा ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। केवल 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फटाक से। द सब्सटेंस दैट कीप प्रोथ्रोम्बिन इन इनएक्टिव स्टेट, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रोथ्रोम्बिन को रोक के रखता है, जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं होने देता नॉर्मल कंडीशन में। तो इसके लिए एंटी थ्रोम्बिन का नाम याद होगा, मैंने बताया था वो चीज जो हेपेरिन से मिलती है, एंटी थ्रोम्बिन विद हेपेरिन, जो इस प्रोथ्रोम्बिन को रोक के रखती है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। आंसर बी करेक्ट होगा इसका। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसी कौन सी चीज है जिसे ब्लड में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ब्लड विल क्लॉट इमीडिएटली उस साइट पे जहां पर हमने उसे डाला है। तो आप देखो हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, ये इनएक्टिव होते हैं, ये दोनों इनएक्टिव हैं। ये देखो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव है। ये है एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट है ये, और थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम टिश्यू फैक्टर भी कह सकते हैं। आंसर ए बनाएंगे। फैक्टर एक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने बताया था लिवर इज द साइट जहां पर फैक्टर एक्स प्रोड्यूस किया जाता है। विटामिन के इसेंशियल होता है, विटामिन के की प्रेजेंस में लिवर में इसकी सिंथेसिस की जाती है। तो आंसर इसका सी बनेगा। आसान सवाल है। अगला सवाल आता है फैक्टर कॉजिंग क्लॉट रिट्रैक्शन, क्लॉट को स्टेबल बनने के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है प्लेटलेट का, जो ज्वाइन कर देता है फटी हुई ब्लड वेसल्स को, आपस में बांधने का काम करता है। ये जो कटी हुई ब्लड वेसल्स थी, ये जो कटी हुई ब्लड वेसल है, ये देखिए इन कटी हुई ब्लड वेसल को आपस में क्लोज ला करके, एक दूसरे के क्लोज ला करके वापस फिर से बांधने का काम करता है। उसी को कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। ये जो क्लॉट था, पहले धागे इसके दूर दूर थे, ये दूर दूर थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये धागे नजदीक आते हैं और ये दोनों एंड्स आपस में जुड़ जाते हैं।
हटे हुए हिस्से ब्लड वेसल के आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद आता है क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। आसान सा सवाल है, करेक्ट है। फिब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज। करेक्ट है, एबीसी ओनली, एबीसी विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन। ये सब बहुत आसान है, इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लगेगा। ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रिन का फॉर्मेशन इनएक्टिव फिब्रिनोजन के थ्रू होता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में आया हुआ सवाल है। ये पहले सवाल आ चुका है, इसलिए इसको आप करेंगे, पढ़ेंगे बहुत आसानी से। थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होती है तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। ए विल बी करेक्ट। कौन सा आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, जब तक कैल्शियम फ्री होगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ये पूरा लंबा सा प्रोसेस है, इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पूरे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को सीक्वेंस में पूछा है, स्टेप बाय स्टेप पूछा है, कौन सा स्टेप इसमें करेक्ट होगा आप देखिए। लिखा है ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, दिस इज मैकेनिज्म, जिसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं। करेक्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्लॉट लिखा है, क्लॉट आखिरी स्टेप होगा, मतलब ये लास्ट स्टेप है, इसको चौथे नंबर पे कर दीजिए। तो चौथा नंबर ऑप्शन में कहां पर है? चौथा नंबर ऑप्शन में लास्ट स्टेप है, तो यही लग रहा है। वन वाले को लास्ट में लिखेंगे, तो मतलब वन वाला लास्ट में यहां पर है, वन वाला लास्ट में यहां पर है। और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, ये सबसे पहले आएगा, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, इसको सबसे पहला स्टेप कहेंगे। तो 4 को पहले पे कहां रखा है? यहां रखा है, ये तो गलत हो गया। तो सिंपल सी कहानी, सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करिए। थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन से क्लॉट बन जाती है। तो 4 3 2 1 करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये है बी विल बी करेक्ट आंसर। तो आप देखें, इसी तरह से हमारा कार्यक्रम हो चुका है लगभग कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इन द क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के अगर नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? फैक्टर 2 नहीं होगा, फैक्टर 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। सेकेंड फैक्टर का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस रुक जाएगी। आंसर बनाएंगे बी, आंसर बनेगा बी ऑप्शन, बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब बन जाएगा। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विच इज इसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोएगुलेशन के लिए कौन सा जरूरी है? कैल्शियम एंड प्लेटलेट फैक्टर। ये देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो ये है। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ऑक्सलेट और सीट्रेट ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड बैंक में टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो भाई साहब, हो चुका है डिस्कशन कंप्लीट, आज की हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। तो लास्ट में बस जाते जाते बस एक पॉइंट ये कहूंगा कि आपको पढ़ना तो वैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, लेकिन जो आज मैंने लिखवाए हैं वो सारे पॉइंट्स आप नोट्स बना लीजिए और इस नोट्स को रीड कर लीजिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो इस नोट्स की रीडिंग कर लीजिए, तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर के कोशिश कीजिएगा 2010 से लेकर के 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आए हैं, 2010 से लेकर के 2025 तक के सारे सवाल आप लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, नई सारी जानकारी भी मिलेगी और आपको इस सीरीज से फायदा भी मिले। इस सीरीज में आपके नीट के लेवल से आपको कैसे एडवांस लेवल की जानकारी मिलती रहे, इसको हम इंश्योर करते रहेंगे। लेकिन आप मन लगा के पढ़ते रहिए। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं।
जब जब आपको जरूरत होगी, जिन जिन टॉपिक्स में आपके पेन पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए हर चीज समझाई जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग में हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी हैं, जैसे कि ब्लड नॉर्मली फ्लो करता है, क्यों नहीं क्लॉट करता, ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत क्या है, हीमोस्टेसिस किसे कहते हैं, मैकेनिज्म क्या है ब्लड क्लॉटिंग की, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए और बहुत सारी नई नई बातें सीखी हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की बात समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।